टफ या मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ है इट्स ऑल अबाउट योर एप्टीट्यूड। अब मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ, आप एक हाथी को कहें कि दरख्त पे चढ़ जाओ हुँ, तो उसको मुश्किल लगेगा। इसके एग्ज़ैक्टली। बरक्स अगर आप एक बिल्ली को कहें दरख्त पे चढ़ जाओ, आराम से चढ़ जाएगी, ठीक है? हुँ, क्योंकि हुँ। बिल्ली बनी ही दरख्त पे चढ़ने के लिए। हाई स्कूल लेवल पे उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उनको देखा जाता है, उनकी काउंसलिंग होती है, उनको देखा जाता है कि हाँ, ये बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में ये एक्सेल कर सकता है, आगे जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। स्मैककास्ट के साथ मैं हूँ फातिमा सईद। आज हमारे साथ एक डेंटिस्ट एंड ओरल सर्जन डॉक्टर उमर सईद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आप काइंडली अपनी जर्नी के बारे में शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें कि आपने बीडीएस का कैसे सोचा, डेंटिस्ट बनना है, ये पहले से ही आपने डिसाइड किया हुआ था या आपका एक सडन डिसीजन था? और अब आपका माशाल्लाह से 23 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है, तो अपने एक्सपीरियंस अपने स्टार्टिंग से अपनी जर्नी शेयर कीजिए। बीडीएस का मुझे हमेशा से शौक था। बीडीएस मैंने बाय चॉइस लिया था और मेरी एमबीबीएस में भी एडमिशन हो गया हुआ था दो कॉलेजेस में उस टाइम पे, बट आई चूज़ बीडीएस और मैंने बाय चॉइस लिया था ये। उसके अलावा जो मेरा जर्नी है वो तो काफ़ी ऐसी बात है, 23 साल हो गए हैं, 23 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। और इट वाज अ गुड जर्नी ऑल इन ऑल। ओवरऑल अच्छा था, बड़ा कुछ सीखा, बड़ी जगहों पे काम किया, प्राइवेट क्लिनिक्स में भी काम किया, छोटे छोटे क्लिनिक्स में भी किया, बड़े बड़े क्लिनिक्स में भी किया, बाहर भी किया, मुल्क से बाहर जाके भी किया, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स में काम किया, बड़े अच्छे डॉक्टर्स के साथ और नेशनैलिटीज़ के। तो अच्छा था, इट वाज ऑल इन ऑल अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई लर्नड अ लॉट। अच्छा सर, आपके ख्याल में डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कितनी टफ होती है और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है इसमें? देखिए, टफ या मुश्किल और आसान कुछ नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ है इट्स ऑल अबाउट योर एप्टीट्यूड। चीज़ होती है एप्टीट्यूड, ठीक जी। है? अगर एक बच्चे का एप्टीट्यूड है एक चीज़ के लिए तो वो चीज़ उसके लिए आसान है। अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो वो चीज़ उसके लिए मुश्किल है। अब मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ, आप एक हाथी को कहें कि दरख्त पे चढ़ जाओ तो उसको मुश्किल लगेगा। उसके बरक्स अगर आप एक बिल्ली को कहें दरख्त पे चढ़ जाओ, आराम से चढ़ जाएगी, ठीक है? क्योंकि बिल्ली बनी ही दरख्त पे चढ़ने के लिए, ठीक है? तो हमें ये चीज़ जो कि बहुत एक कॉमन मिसकंसेप्शन है और जो हमारे लोगों को समझनी चाहिए, ख़ासतौर पे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे को एक प्रोफेशन में डालते तो आप हैं, लेकिन आप ये सोचें कि वो बच्चा इज़ ही और शी मेड फॉर दैट प्रोफेशन, ठीक है? इसी को एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। हाई स्कूल लेवल पे उनके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उनको देखा जाता है, उनकी काउंसलिंग होती है, उनको देखा जाता है कि हाँ, ये बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में ये एक्सेल कर सकता है, आगे जा सकता है। उससे होता ये है कि जब आप आगे जाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन में आप जाते हैं तो आप अपनी स्टडीज़ को, आप अपनी एजुकेशन को ना सिर्फ आप सीखते हैं आप उससे, बल्कि आप इंजॉय करते हैं। सही है। एंड आई बिलीव कि इवन एजुकेशन में भी और बाद में प्रोफेशनली भी, जब आप व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, यू शुड पिक समथिंग एंड यू शुड चूज समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग, ठीक है? तो चैलेंजिंग, जिस तरह आपका दूसरा सवाल था कि चैलेंजिंग क्या चीज़ लगी, चैलेंजिंग हर चीज़ चैलेंजिंग है इसमें। अगर आप, इट्स नॉट ईजी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आसान है, ठीक है? जैसे एमबीबीएस मुश्किल है वैसे बीडीएस भी मुश्किल है, ठीक है? आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम बहुत मुश्किल होता है उनको ग्रास्प करना और उनको समझना। जी। और लाइक ऐसे वही बात है कि बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है, डिफर करता है। हर किसी के लिए वो चीज़ चैलेंजिंग होती है, किसी के लिए कुछ चीज़। हमारे साथ बच्चे थे जो कि एक चीज़ बार बार लिखते थे याद करने के लिए, हम्म, ठीक है? क्योंकि उनको वो समझ नहीं आती थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन जिनको आती भी थी उनके लिए भी मुश्किल होता था। कुछ होते थे जो एक दफ़ा पढ़ लेते थे और उनको समझ आ जाती थी। तो आईक्यू और एप्टीट्यूड। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात की है एप्टीट्यूड की। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इवन कि अपनी स्टडीज़ के बाद तक लोगों को ये पता नहीं चल रहा होता कि उन्होंने मतलब पहले तो वो पढ़ते ही हैं जो उनको शौक है, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा पैशन क्या है, हमारा एप्टीट्यूड है क्या बेसिकली। जी। वो रैंडम एडमिशन ले लिया, रैंडम मतलब पढ़ लिया, 4 साल लगा लिए, उसके बाद उन्हें पता चल रहा होता है जी
हमारी तो जो मतलब जो शौक है, जो हमारा पैशन है या जो हमें करना है वो ये था ही नहीं। तो इस हवाले से आपने जब बीडीएस में मतलब एडमिशन लिया था या आपने जब सोचा था कि मैंने डेंटिस्ट बनना है, तो आपको अपने एप्टीट्यूड का पहले से पता था या आपने उस टाइम पे उस पर एफर्ट की थी कि नहीं मैंने डेंटिस्ट बनना है? टू बी ऑनेस्ट, मैंने डेंटिस्ट्री पैसे के लिए चूज की थी। मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी कि क्योंकि उस टाइम पे ये था कि जी डेंटिस्ट इज़ अ मनी मेकिंग मशीन। मैंने कहा भी पैसा बना, ठीक है। एमबीबीएस में चूंकि नहीं था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने इसको पिक कर लिया, ठीक है। मेन रीज़न ये थी। बाकी ये था कि ज़ाहिर ऑब्वियसली आप प्री मेडिकल ओ लेवल ए लेवल उस लेवल पे जब आप साइंस के सब्जेक्ट्स लेते हैं, प्री मेडिसिन होता है, प्री मेडिकल होता है, प्री इंजीनियरिंग होता है, तो उसमें आप उस वक्त डिसाइड कर लेते हैं कि आपने करना है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शंस थी, मतलब आई वांटेड टू गो इनटू मेडिसिन एंड लेकिन फिर व्हेन आई वाज गिवन द ऑप्शन ऑफ डेंटिस्ट्री, और फिर जब मैंने थोड़ा उस पर रिसर्च किया और लोगों ने भी मुझे बताया, बड़े बूढ़ों ने सब ने मुझे बताया कि काउंसिल किया, उन्होंने कहा इस तरह, तो फिर आई चूज डेंटिस्ट्री इवन दो माय पेरेंट्स वर अगेंस्ट इट। वो चाहते थे कि मैं एमबीबीएस करूं, तो उनकी उसके अगेंस्ट मैं गया, मैंने फिर भी बीडीएस किया। तो मेरी तो ये रीज़न थी। राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है वैसे। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि लोग जो है ना इस चीज़ से डरे होते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से कि जी हमारे पैसे बहुत लगेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है? हर बंदा जो है वो फिर अपनी मतलब दांत के दर्द के साथ बैठा रहता है। देखिए एक चीज़, ये हाँ आप सही कह रही हैं, होता है। लेकिन आप दुनिया में कहीं पे भी चली जाएं, जो डेंटल प्रैक्टिस है वो है ही एक्सपेंसिव। हमारे मुल्क में तो कुछ भी नहीं। आप यकीन करें, हम एक पेशेंट को जिस चीज़ के जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, हम 5,000 चार्ज करते हैं रुपए, ठीक है। वही चीज़ अगर आप अमेरिका चली जाएं, कनाडा चली जाएं, वहाँ चली जाएं, तो वो इतने ही डॉलर्स और इतने ही पाउंड्स में, या अगर यूके वगैरह जाएं आप, तो वो आपको इतने ही अमाउंट में आप उसको कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो आप सोचें कितना है। अब कनाडा में $3,000, $2,500 to $3,000 कैनेडियन डॉलर्स की रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। अब वो अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करें 6-7 लाख के आसपास मेरा ख्याल बनता है। यहाँ पे हम पेशेंट्स को अगर 10,000 भी कहते हैं तो वो भी उनको ज़्यादा लगता है। अब उसमें उनका भी कसूर नहीं है, मैं ये नहीं कहता इट्स देयर फॉल्ट, बेचारे वो उनको, अब एक बंदे के पास पेइंग पावर नहीं है, उसके बाद परचेसिंग पावर ही नहीं है। हमारे मुल्क की जो हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है हमारे यहाँ मुल्क में, तो वही बात है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ज़्यादती एक तरह से है भी और नहीं भी। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बिकॉज वट वी आर चार्जिंग एज डॉक्टर्स इज वेरी फेयर, ठीक है। लेकिन फॉर देम एज पेशेंट्स, when they come to us और वो हमसे पूछते हैं कि जी, हमसे कहते हैं कि जी इतना तो बहुत ज़्यादा है, उनको वाकई ज़्यादा लग रहा होता है, यू कांट रियली ब्लेम देम। तो उसकी एक वजह और भी मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर्स, ख़ासतौर पर डेंटिस्ट जो हैं, उनके पास आते हैं और उनसे वो इस बारे में बहस करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, वो करते हैं, वो है क्वैक्स, जो अताई डॉक्टर जिनको बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने हमारे जो प्रोफेशन है उसको बहुत बदनाम किया, क्योंकि वो डॉक्टर्स बन के बैठे हुए हैं, क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं। आप देखें कुछ इलाके, लाहौर के भी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो भरे पड़े हैं क्वैक्स के क्लिनिक्स, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। अब दोज पीपल आर नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर्स। वो हमारे साथ हॉस्पिटल्स में, जो हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहीं पर एज टेक्नीशियंस, एज असिस्टेंट्स, एज नर्सेस काम करते हैं, दिखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद वो अपने क्लिनिक्स खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। और वो फिर अब जो चीज़ एक डॉक्टर जो है क्वालिफाइड डेंटिस्ट 5,000 की कर रहा है, वो चीज़ 500 में कर रहे हैं, तो पेशेंट उनके पास जाएगा कि हमारे पास आएगा। और फिर 500 का करवा के भी अगर आपने ख़राब भी करवाना है तो क्या फ़ायदा है उसका? देखिए ये चीज़ लोगों को नहीं समझ आती। अब एक बंदा है, वो जाता है क्वैक के पास, क्वैक उसका कर देता है रूट कैनाल। सिंपलेस्ट मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, जो कि ज़रा थोड़ा सा लुक्रेटिव है फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो कर देता है, उसकी 3,000 में, 2,000 में कर देता है। हमारे पास वो आता है, हम उसको कहते हैं जी आपकी हम 20,000 में करेंगे या 15,000 में, क्यों? अब उस बेचारे को ये सेंस नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है ना हमारे लोगों में, अवेयरनेस नहीं है, उसको ये सेंस नहीं है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर क्या होता है। आप पूछ भी सकते हैं, आप उससे पूछें, हाँ जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या,
आप पूछें, आप पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से आप लाइसेंस्ड हैं, ठीक है, तो चल जाएगा, डॉक्टर है कि, लेकिन हमारे लोगों को इतना सेंस नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो पूछते नहीं, उनको लगता है वो भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है, वो कम पैसे ले रहे हैं, ज्यादा हाँ। पैसे ले रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब हमने सर्जरी में स्पेशलाइज किया है, ओरल सर्जरी में, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। एक पेशेंट इम्प्लांट करवा रहा है, जीपी के पास भी जाके करवा रहा है, जनरल डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आज के जनरल डेंटिस्ट भी कर रहे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज इम्प्लांट्स के कर रहे हैं, तो वो कर लें। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस दिस स्पेशलिटी या ये प्रोसीजर जो है, लेकिन अब एक बंदा वही प्रोसीजर कराने एक ओरल सर्जन के पास आता है या मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास आता है, उसको डिफरेंस नहीं पता। उसको दोनों डॉक्टर, उसको दोनों डेंटिस्ट लगते हैं, उसको दोनों लगते हैं कि ये जी दंदान साज है, ठीक है, वो भी दंदान साज है, ये भी दंदान साज है, ठीक है, तो ये मुझसे 20,000 क्यों ले रहा है, या कर इम्प्लांट का तो इतना नहीं हम चार्ज करते, इम्प्लांट का तो 1 लाख तक जनरली, इतना 1 लाख 1.5 लाख इस तरह सब लोग क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो चार्ज कर रहे हैं, और वो जो है वो मेरा कर रहा है 20,000 में, 30,000 में। अब इनको कौन समझाए और कैसे समझाएं कि क्या फ़र्क है। तो हमारे लोगों में जो चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत है, आई थिंक आई एम स्ट्रेइंग फ्रॉम योर क्वेश्चन लिटिल बिट, लेकिन ये बातें बताना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है जी। ठीक है। वो ये है कि इनमें अवेयरनेस क्रिएट करना कि एक डॉक्टर कौन है और एक अताई कौन है, और डॉक्टर्स में भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, एक जनरल डॉक्टर, एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है, एक उसके बाद स्पेशलिस्ट होता है, एक उसके बाद कंसल्टेंट होता है, ठीक है। वो आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपकी उस चीज़ से आप बनते हो। अब एक कंसल्टेंट जो एक प्रोसीजर करेगा, वही प्रोसीजर अगर जनरल डेंटिस्ट करेगा तो वो उससे कम चार्ज करेगा, क्योंकि ही इज़ नॉट दैट क्वालिफाइड, ही इज़ नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लोगों को समझ नहीं आती और ये समझनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ये भी देखते हैं ना हम कि बस क्योंकि पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी है, बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ रहा है, तो ये भी देखते हैं कि लोग बस अपना मतलब ये कहते हैं कि अपनी ज़ात पे, क्योंकि दांत जो है ना जिस्म का एक मतलब लगाने का एक छोटा सा आपका हिस्सा होता है, तो वो कहते हैं कि जी इस पे हम इतना पैसा क्यों खर्च करें, वो खैर अपनी सेविंग्स के लिए या अपने पैसे बचाने के लिए वो चले जाते हैं इस तरफ। अब जो दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी वो ये है कि बहुत सारे फैक्ट्स और मिथ्स हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से कि लोग इसको आसान फील्ड समझते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? है आसान, बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, मिथ नहीं है। आसान इन द सेंस कि इफ़ यू कंपेयर इट टू मेडिसिन या एमबीबीएस के साथ कंपेयर करें पीडीएस को, तो है कदरे आसान ही कह लेंगे, अब उसको थोड़ा सा है, लेकिन फिर इसमें हमारे जो है ना, हमारे कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम जो अगले जो 3rd ईयर 4th ईयर हमारे जो होते हैं, लेटर ईयर्स जो हमारे होते हैं, उनके अंदर हम पढ़ते हैं, जो कि फिर वो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। बेसिक साइंसेस हम भी वही पढ़ते हैं जो कि वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि वो इतनी डिटेल में हम नहीं पढ़ते थे, मसलन एनाटमी है, पहले सिर्फ हेड एंड नेक की हम पढ़ते थे, ठीक है। अब जो है जो अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन जो हमारे जो रिकमेंडेड जो करिकुलम है, उसमें आपकी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी की एनाटमी आपने स्टडी करनी होती है, ठीक है। और उसके अलावा फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, ये सारी सब्जेक्ट्स हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पढ़ते नहीं। उसके बाद फिर जाके 3rd ईयर 4th ईयर में जाके हमारे फिर अपने सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी फिर आसान नहीं है, उनको भी सीखना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके बाद हम सीखते हैं। तो आई वुड से इट्स ईजी, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करें एमबीबीएस के साथ, तो एमबीबीएस के साथ फिर वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज उनका फिर जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है। पाकिस्तान बाहर जो है, पाकिस्तान से बाहर अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर अब भी जो डेंटिस्ट्री की डिग्री है, जो बैचलर्स डिग्री है, बेसिक डिग्री जो उनकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, वो 5 साल की ही है, उनकी भी 5 साल की। इवन अगर आप बाहर अप्लाई करते हैं, आज यूरोप वाइड साइड पे अगर आप मोस्टली बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आप आजकल इमिग्रेशन वगैरह के लिए कर रहे हैं, तो जब आप वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपकी डिग्री को नहीं रिकग्नाइज करता। उसकी वजह ये है कि उनके यहाँ डिग्री जो है दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स, आपकी डिग्री जो यहाँ की है दैट इज़ फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस। अच्छा सर, जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि जो डॉक्टर का टाइटल है वो सिर्फ एमबीबीएस वालों के लिए है,
तो इस परसेप्शन को कैसे चेंज किया जा सकता है? नहीं, ये बहुत गलत परसेप्शन है। मैं समझता हूँ कि जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं या डेंटिस्ट जो हैं, उनको इस कॉम्प्लेक्स से निकल आना चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, आप लोग भी अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को और आप अपने इफ यू डू जस्टिस टू योर स्टडीज एंड टू योर प्रोफेशन, तो आप यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर। एग्जैक्टली। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैंने बाहर मुल्क से बाहर भी काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है वहाँ। इनफैक्ट मुझे यहाँ से ज़्यादा वहाँ रिस्पेक्ट मिली। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर आई वॉज द लीस्ट क्वालिफाइड सर्जन, मैक्सिलोफेशियल सर्जन वहाँ पे, और in the whole hospital, and yet I was the head of department. They made me the head of department when there were more qualified doctors in my own specialty available, and they were present there in my department. और वो मेरे साथ बैठते थे और हम बैठ के अपना बड़ा रिस्पेक्टफुली मेरे साथ वो करते थे, and we used to work together, we used to do operation surgeries together. ठीक है, बाकी स्पेशलिटीज़ के लोग जो थे, ENT हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, जनरल सर्जरी हो गई, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गई, वो सारे, चूँकि सर्जरी एक ऐसा प्रोफेशन है कि एक ऐसी स्पेशलिटी है कि वो इट्स लाइक आप एक अलग आप उसको नहीं सेपरेट नहीं कर सकते कि ये when they work in a hospital setting, they all work together. बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, जिस तरह एक ट्रॉमा का केस आ गया, एक्सीडेंट का केस आ गया, उसमें पेशेंट आता है, उसकी हर जगह की हड्डी टूटी हुई जी, उसकी और भी बहुत सारी इंजरीज हो सकती है, ब्रेन की हो सकती है, हेड इंजरी हो सकती है, स्पाइन की इंजरी हो सकती है, चेहरे की इंजरी हो सकती है। तो उसमें वी ट्रीट दैट पेशेंट एज ए टीम, जैसे ट्रॉमा टीम या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहा जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू देयर। तो वी हैड अ होल टीम एंड वी यूज्ड टू वर्क देयर, एंड हम एक साथ जाके हम उसको इमरजेंसी रूम में भी हैंडल करते थे। उसके बाद जब ऑपरेट करते थे तो वो भी हम एक साथ, मोस्टली बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें हमने मिलके की। मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ किया, जनरल सर्जन के साथ किया, प्लास्टिक सर्जन के साथ किया वहाँ पे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। तो यानी कि ऐसे होता है, समझो। ठीक है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में डेंटिस्ट्री का स्कोप कम है, या इस पे कैसे काम किया जा सकता है मज़ीद? और क्योंकि आप खुद भी एक डेंटिस्ट हैं और आपकी माशाल्लाह से 23 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अब तक आपको क्या फ़ील हुआ है पाकिस्तान के हवाले से कि जब आपने स्टार्टिंग में शुरू किया एज अ डेंटिस्ट काम करना, तो आपको कैसा लगता था कि यहाँ पे स्कोप क्या है, और अब जब आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं तो अब आप जो है इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। और स्कोप जो है ना हमारी डेंटिस्ट्री का, अब आके थोड़ा कम हो गया। उसकी वजह ये है कि हमारी फील्ड सैचुरेट बहुत ज़्यादा हो गई, सैचुरेशन हो गई है। प्राइवेट कॉलेजेस इतने बन गए हैं, हज़ारों की तादाद में जो है स्टूडेंट्स निकल रहे हैं पढ़ के। हर एक कॉलेज की, हर एक इंस्टीट्यूशन की का स्टैंडर्ड भी नहीं है वो। ठीक है, हमारे वक्त में जब हमने किया था 4 कॉलेजेस होते थे पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, हर सूबे का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था जी, और वही था, और वो जब से पाकिस्तान बना था वही चल रहा था। अब मैंने खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से किया BDS। इस तरह यहाँ पे डिमोटमरेंसी कॉलेज है डेंटिस्ट्री का, कराची में जो है डाउ मेडिकल कॉलेज है, और इस तरह ये आगा खान वगैरह भी बाद में बन गए थे। तो यही सारे कॉलेजेस थे, और इन्हीं का एंट्री टेस्ट देते थे हम, मेरिट पे हमारी सिलेक्शन होती थी। अब तो मेरिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा ना, मेरिट का कोई तस्वर ही नहीं रहा। अब तो जिसके पास पैसा है वो जाए, उनको डोनेशन दे प्राइवेट कॉलेजेस को और वहाँ पे एडमिशन करवा ले। ठीक है, बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं अब कि वो यानी कि बेचारे खुद नहीं करना चाहते, उनको बाय फोर्स पेरेंट्स भेज देते हैं कि हाँ जी बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चे को डॉक्टर बना। ठीक है, और वो बेचारे इतना स्ट्रगल करते हैं अपनी स्टडीज़ में, बिकॉज दे डोंट वांट टू, वो करना ही नहीं चाहते थे, और आपने उनको घुसा दिया एक चीज़ में। अब उन्होंने करना तो है, जाहिर है। तो माय पॉइंट इज़ कि सैचुरेशन की वजह से, क्योंकि इतने लोग आ गए हैं और जॉब्स नहीं है, निकल बहुत बच्चा रहा है ग्रेजुएट करके, उसको जॉब मिल नहीं रही है। अब हर कोई प्राइवेट क्लिनिक बनाना तो अफोर्ड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, हर बंदा नहीं कर सकता। आपका प्राइवेट क्लिनिक जो है उस पर 25 से 30 लाख तो आप कहेंगे वो कहीं नहीं गया ना। वो तो आपका आप अगर एक मॉडस्ट सा क्लिनिक भी बनाते हैं, तो आपका किसी अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे आप एक मॉडस्ट सा क्लिनिक सेटअप करते हैं अपना, तो आपको अपना इक्विपमेंट वगैरह हर चीज़ पे इतना तो लग ही जाता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आप समझ लेंगे 25 to 30 लाख। तो वो तो डेंटिस्ट बन के हर
यूथ हमारी अफोर्ड कर भी नहीं कर सकती है। सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर ये है कि वो कहते हैं कि जी वो हमें जॉब्स के लिए ढूंढते हैं बेचारे, फिर जॉब्स मिलती नहीं है उनको, ठीक है। फिर वो ऐसे कितने डेंटिस्ट हमारे हैं जो कि अभी मारे मारे फिर रहे हैं, ठीक है, जॉब नहीं है उनके पास और बेचारे प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो फिर मुल्क से बाहर भागते हैं। मुल्क से बाहर भी अब ये सिचुएशन हो गई है कि जो पहले मिडल ईस्ट हम जाते थे, ये भी बात मैं आपके इसके उससे बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, कि मिडिल ईस्ट में अब वो डिमांड नहीं रही हमारे डेंटिस्ट की जो एक वक्त में होती थी। उसकी वजह ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, ये सारी जगह जो थी जहाँ लोग, कुवैत हो गया, यहाँ जो लोग पागलों की तरह जाते थे और वो हमें पागलों की तरह लेते थे, हाथों हाथ लेते थे, वो हमें हायर करते थे। अब वो नहीं लेते क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके अपने डॉक्टर्स जो हैं, उनके अपने बच्चे इतना पढ़ गए हैं कि उनके पास हमसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि वहाँ जो मेरे साथ डॉक्टर्स थे वो वहीं के नेशनल्स थे। दे वर लाइक साउदी नेशनल्स, दे वर इमाराती नेशनल्स, एंड दे वर मच यंगर टू मी, दे वर लॉट यंगर देन मी, एंड दे वर वे मोर क्वालिफाइड देन आई वाज। मतलब मेरे से ज़्यादा उनके पास पता नहीं 3 मुल्कों की तो उनके पास फेलोशिप थी, ठीक है। एंड दे वर वर्किंग। अब उनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो यही कहते हैं कि भाई हमारे अपने डॉक्टर्स के लिए हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो हम आपको वो सारी आप लोगों ने ली हुई हैं। और सही है, बेचारे सही कहते हैं, मतलब आप उनको यू कांट ब्लेम देम। अभी तक जो था यही हालात थे कि हमारे जो लोग थे सारे, जो खासतौर पे साउथ ईस्ट एशियंस जो हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सारे बहुत ज़्यादा अभी भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा जा रहे थे। तो उन्होंने सारी जॉब ली होती थी। अब उनके लिए जगह नहीं, उनके अपने डॉक्टर्स के लिए जगह नहीं होती। इस वजह से अब वहाँ पे भी डिमांड हमारी कम हो गई, उस तरह से नहीं है। उसी वजह से फिर हमें वो सैलरीज भी नहीं अच्छी ऑफर करते, पैकेजेस भी अच्छे ऑफर नहीं करते। जरूरत ही नहीं, वो कहते हैं जी ठीक है, हम वी डूइंग यू अ फेवर, पहले वी वर डूइंग देम अ फेवर, वाज द अदर वे अराउंड, ठीक है। वो पढ़े लिखे थे नहीं, उनको डॉक्टर चाहिए था उनको, और अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी हैं, वी आर अमंग द बेस्ट डॉक्टर्स देयर, अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वी हैव प्रूवन आवरसेल्व्स। तो वो लेते थे और फिर हमें सैलरीज भी मुंह मांगी देते थे, जो हम मांगते थे वो हमें देते थे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने माशाल्लाह आपने 23 इयर्स माशाल्लाह काम किया है, इट्स अ वेरी ग्रेट नंबर कि आपने इतना टाइम काम किया एज अ डेंटिस्ट। तो आपने अपनी इस पूरी जर्नी में कभी ऐसा देखा है कि कोई ऐसा डेंटिस्ट, यंगर कोई ऐसा डेंटिस्ट आया हो जिसको मतलब डेंटिस्ट बनना नहीं था बट अब वो बन गया है, तो फिर क्या वो डेंटिस्ट जो है वो उसी तरह काम करते हैं जैसे एक पैशनेट डेंटिस्ट काम कर रहा है कि उसने जो है एक पैशनेटली BDS की डिग्री ली है और डेंटिस्ट बना है वो, तो क्या फ़र्क आता है दोनों की जो है वो? अगेन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये वही बात आ जाती है एप्टीट्यूड वाली, कि एक बच्चे का एप्टीट्यूड ही नहीं है एक चीज़ के लिए, आप उसे डाल देते हैं इंडस्ट्री में, क्या क्या करेगा। देखिए पता है बात क्या, हमारे मुल्क का अलमिया ये है, हमारे मुल्क में जो ट्रेजेडी है ना, खासतौर पे हमारे एजुकेशन सिस्टम, वो ये है कि हमारे वक्त तक तो था, अब तो माशाल्लाह बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए हैं, बहुत सारी एवेन्यूज़ हैं बच्चों के पास जो जा सकते हैं, वेरी लुक्रेटिव, मतलब बहुत पैसे लोग बना रहे हैं उसके। हमारे वक्त सिर्फ 3 चीज़ें होती थी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या तीसरी चीज मेरे माइंड में नहीं आ रही, लेकिन ये 3 चीजें होती थी, ठीक है। बड़े बड़े प्रोफेशन थे कि हाँ, ये 3 चीजें अगर ये नहीं करना तो बच्चा जो है उसको माँ बाप इस बात पे डांट देते थे कि तुम्हें तो मैं मैकेनिक के पास बैठा दूंगा, लड़का है तो मैकेनिक के पास बैठा दूंगा, लड़की है तो पता नहीं दर्जन बना दूंगा, ऐसे कुछ कर दूंगा। सो हमें तो ये बातें सुनने को मिलती थी, इसी वजह से हमने तो वही की लाइन पे लगे रहे, हमने उसी लाइन को पकड़ा और हमने उसी पे अभी तक करते हैं। अब बहुत सारी ऑप्शंस आ गई। तो एक बच्चा जो एक चीज़ नहीं करना चाहता है, आप जब उसको उस चीज़ में डालेंगे तो वो खुशी से तो नहीं करेगा ना, कर तो कोई भी लेता है आजकल। लाइक आई सेड, प्राइवेट कॉलेजेस में जो बच्चे हैं उनको ऐसे ही पास कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो 22-23 लाख एक साल का दे रहे हैं, अपनी फ़ी दे रहे हैं उसकी, ठीक है। तो वो करोड़ों में वो आपकी फीसें दे रहे हैं, तो उनको आप कैसे फेल कर सकते हैं, आप मुझे खुद बताओ। एंड दे आर ऑल वेरी हिम्मत भी नहीं कर सकते। Cool. And they are all very influential and very powerful people. The people that own those institutions, they are very powerful people. ठीक है, आप उनको नहीं चैलेंज कर सकते, आप उनको नहीं नाराज कर सकते, ठीक है। तो उसी वजह से उनके बच्चे होते होंगे फिर हम
करते भी होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन वो उनको डराने धमकाने के लिए, थोड़ा बहुत उनको वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए होता है कि जिस तरह। लेकिन ऑल इन ऑल मैंने ये देखा है कि नहीं होता। जैसे हमारे ज़माने में होता था ना, हम जान मारते थे पढ़ाई के लिए, ठीक है, हमने बस करना है, पास करना है, और हमें फेल भी फिर ऐसे ही कर देते थे। वो सप्लियों पे सप्लियाँ हमारी आ रही होती थी, ठीक है। या अब ऐसा नहीं होता है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब एक बच्चा जो है उसने कर लेना है, वो ना भी करना चाहता हो ना, तो वो उसने कर लेना है, बीडीएस भी कर लेना है, उसने उसके बाद बैठ के एफसीबीएस भी कर लेना है, उसने उसके बाद बैठ के एमएस भी कर लेना है, सब कुछ कर लेना है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में वही बात है कि आप नहीं करेंगे तो क्या करें, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो तो करना वो है। कहते हैं यार चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं, चलो, क्योंकि यहाँ तो ये चक्कर है, ये फर्क। अच्छा सर, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि डेंटल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो बिकॉज हम लोगों को ये नहीं पता कि हमने अपनी ओरल केयर कैसे करनी है, डेंटल केयर कैसे करनी है। और हर दूसरे बच्चे के दांत में कीड़ा होता है। और ये भी एक बहुत ज़्यादा फेमस है मिथ कि मीठा खाने से जो है कीड़ा लगता है दांत में, या दांत ख़राब होते हैं। तो इसको कैसे मतलब टैकल करना चाहिए, और जो अब यंग मदर्स हैं और पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को कैसे सिखानी चाहिए, एक प्रॉपर डेंटल केयर के बारे में थोड़ा गाइड कीजिए हमें। अच्छा, पहले तो मैं अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अवेयरनेस हमारे यहाँ वाकई बहुत कम है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह गुर्बत है, ठीक है। और लोगों का इन अताइयों के पास जाना, जो दांत ख़राब हो जाता है, पहले तो दांत की केयर कोई नहीं करता। दांत लास्ट चीज़ होती है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे, जो कि ख़राब हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसके लिए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दांत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ऑर्गन है इन एंड ऑफ इटसेल्फ, इट इज़ एन ऑर्गन। यही चीज़ हमारे लोगों को समझ नहीं आती। जैसे किडनी है, जैसे आपका हार्ट है, जैसे आपके लंग्स हैं, वैसे दांत इज़ एन ऑर्गन, ठीक है। अगर वो बीमार हो जाता है तो आप उसको फ़ौरन ठीक कराएं, आप क्यों डिले करते हैं, ठीक है। अब तो देखें, वही बात, वो बात मैं नहीं मान सकता कि जी ट्रीटमेंट बड़ा महंगा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट फ्री में हो रहा है ट्रीटमेंट जी, आप वहाँ से करवा ले जाते, ठीक है। ऐसे ही है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप अताइयों के पास जाएं, वैक्स के पास जाएं, लेकिन आप वहाँ से भी करवा सकते हैं, लेकिन लोग नहीं जाते, ठीक है। वैक्स के पास जाना प्रेफर करते हैं, ये डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में नहीं जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि भाई पैसे बचाने, आसानी भी चाहते हैं, बिल्कुल लोग आसानी भी चाहते हैं, आसानी लोग थोड़ा सा उसको अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। अब देखें ना, इस वजह से लोगों को हम कैसे एजुकेट करें, जब लोग हमारे पास आएंगे ही नहीं तो हम उनको कैसे एजुकेट करें। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एक कोलगेट कंपनी है, कोलगेट मामूलिक, उनके साथ मिलके हमने एक फ्री डेंटल कैंप लगाया था। बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसमें हमने फिर लोगों को उनकी फ्री चेकअप, और साथ में हमने उनको टूथपेस्ट और माउथ वॉशेज हमने फ्री में उनको दिए थे, साथ में हम देते हैं। तो वो हमने किया था। उसमें फिर हमने जो भी हमारे पास आता था पेशेंट, हम उसको एजुकेट करते थे कि जी आप इस तरह ब्रश करें, आप 2 दफ़ा ब्रश किया करें, रात को सोने से पहले ब्रश किया करें, ये टूथपेस्ट यूज़ किया करें, ब्रश इस तरह किया करें। ब्रशिंग टेक्निक उनको हमने सिखाई। ब्रशिंग टेक्निक लोगों को नहीं आती, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग। एक बंदा ब्रश यूँ कर रहा है, वो यूँ करके चला जाता है। अच्छा, मिसवाक लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, मिसवाक बेशक यूज़ करें, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है मिसवाक, लेकिन मिसवाक को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है। अब वो तरीका तो आप लोगों को नहीं आता, हर किसी को नहीं आता। अब वो हम सिखा सकते हैं उनको, ठीक है, लेकिन हमसे कोई पूछे तो हम सिखाएंगे ना, हमारे पास कोई आएगा तो हम उनको सिखाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये वजह है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन है, फिर गुर्बत है, लाइक ऐसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे डेंटिस्ट के पास जाना। क्वैक्स के पास जाते हैं, क्वैक्स जो हैं वो उनको एजुकेट तो नहीं करते ना, क्वैक्स खुद बेचारे एजुकेटेड नहीं, बेचारा तो मैं उनको नहीं कहूँगा, सॉरी, लेकिन वो खुद एजुकेटेड नहीं होते, तो वो अपने पेशेंट को क्या एजुकेट करें। वो तो उनको साथ में हेपेटाइटिस और HIV के तोहफे दे रहे होते हैं। लोगों को अगर सिर्फ ये समझ आ जाए ये बात कि हम जो क्वैक के पास जा रहे हैं, हम वहाँ से क्या तोहफा लेके आ रहे हैं। दांत तो हमारा उसने कर दिया, सपोजिटली दांत भर भी दिया उसने, निकालने को निकाल भी देते हैं खींच के। निकालना उनके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना, वो हमें देखते रहते हैं, सारा ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी होती है, तो दांत निकालना तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन साथ में उनके इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज हैं। स्टेरलाइजेशन कौन सी कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो लोग तो वॉश भी नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो कि वॉश भी नहीं करते। 4 पेशेंट्स आप ऐसे वो देख रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही यूज कर रहे होते हैं अपने टूल्स। तो अब लोगों को इस चीज़ का नहीं पता और सेंस नहीं है, तो अब हम क्या करें।
हमारी बातें अब जिस तरह अब आपका ये पॉडकास्ट के थ्रू अब ये मैं एक मैसेज आगे भिजवा रहा हूँ, अब ये लोग देखेंगे, अब जो देखेगा तो उसको इस बात का इल्म होगा, जो नहीं देखेगा या जो इंटरेस्टेड नहीं होगा उसको तो कोई नहीं बता सकता, एजुकेट नहीं कर सकता। ऐसे पॉडकास्ट और होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, स्पेशलाइज होने चाहिए, डेंटिस्ट्री के होने चाहिए, डेंटल प्रोफेशन के अपने पॉडकास्ट, अपनी इनके चैनल्स होने चाहिए जो कि लोगों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करें, लेकिन अभी तक नहीं है ऐसा। जैसे जो स्टूडेंट्स BDS करने के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वो डेंटिस्ट नहीं बनना चाहते, तो उनके लिए आगे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? पहले सवाल तो मेरा ये है कि वो क्यों ये कहेंगे, क्यों ये सोचेंगे कि हम डेंटिस्ट नहीं बनना चाहते, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि सैचुरेशन हो गई है, स्कोप कम हो गया अब हमारी फील्ड का, डेंटिस्ट्री का, तो हाँ उसकी वजह से शायद वो कुछ सोच सकता है कि वो करे। तो उसके लिए फिर ये है कि डॉक्टर्स जो हैं CSS कर लेते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं डेंटिस्ट भी होते हैं, BBS भी, वो इस लाइन पे चल पड़ते हैं। दैट इज़ अ गुड लाइन जिसको ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके अलावा तो आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग कि जो वो करें, और मतलब उसके अलावा फिर आजकल तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत सारी आ गई हैं, लोग टिकटॉकर्स भी बन गए हैं, लोग यूट्यूबर्स भी बन गए हैं, वो भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन आई वुड से देयर रियल प्रोफेशंस, देयर नॉट रियल प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो रियल प्रोफेशन जो मेरे माइंड में आता है, जो कि रिस्पेक्टेबल भी है और जो कि बिकमिंग ऑफ अ डॉक्टर जैसे कह सकते हैं आप, तो वो यही है कि आप CSS करें और CSS में जाएं। लेकिन अगेन मैं फिर वही सवाल करूंगा कि आप एक डॉक्टर बन के आप क्यों ये करना चाहते हैं, ठीक है, और आप अपने प्रोफेशन को क्यों नहीं प्रैक्टिस करना चाहते। आपने इतना पढ़ा है, आपके ऊपर आपके माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है, तो व्हाई डू यू वांट टू लेट इट गो टू वेस्ट। जैसे लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारी यूथ को, हमारे डेंटल स्टूडेंट्स को, यानी कि जो भी पढ़ रहे हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं उनको, और जिन्होंने मतलब पढ़ लिया, डेंटिस्ट बन चुके हैं उनको? यूथ के लिए तो मेरा ये है कि मैसेज कि आप पहले ये इस बात को समझें कि आप क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। आप ब्लाइंडली सिर्फ इस बात को पर अपनी लाइफ को ना बेस करें कि आपके पेरेंट्स आपको क्या बता रहे हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप वो कर लो। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए ठीक हो, ठीक है। आप वो चीज़ चूज़ करो फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर, जो आप एक तो आप कर सकते हो, दूसरा आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। मेरे जो छोटे भाई हैं, लाइक वो, उनको भी पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर था कि वो डॉक्टर या मेडिसिन वाली साइड पे जाएं, बट ही डिडंट वांट, ही वांटेड टू गो इनटू IT। उसका एप्टीट्यूड था IT के लिए, बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। एंड आई कुड टेल बिकॉज वो शुरू से बचपन से उसमें कंप्यूटर्स में, एंड ही वाज लाइक वेरी वेरी गुड एट दैट, ही वाज लाइक अ कंप्यूटर बेस उस टाइम पे ऑलरेडी, तो अपने FSC के लेवल तक। तो आई स्पोक टू माई पेरेंट्स एंड आई टोल्ड देम कि इसको इस चीज़ पे करने दें, इस चीज़ को। एंड वो बैठ के बुक्स पढ़ रहा होता था, बड़ी बड़ी पाइथन की लैंग्वेज, तो पता नहीं क्या क्या, मुझे तो समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं मुझे समझ आती कि क्या क्या पढ़ रहा होता था। मोटी मोटी बुक्स जो कि उसके कैलिबर से ऊपर की थी, मतलब उससे ऊपर की थी, वो पढ़ रहा होता था बैठ के, इंटरेस्ट था उसको, करना चाहता था, हैकिंग की देख रहा होता था बुक्स, हैकिंग वो बैठ के उस टाइम पे हैक कर रहा होता था, बैठ के हैकिंग कर रहा होता था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मैंने कहा कि ये देखिए कि इसका दिमाग इस चीज़ पे चलता है, इसको इसी चीज़ पे, इसी लाइन पे लगे रहने दें, ये इसी तरह एक्सेल कर सकता है, ठीक है। तो माशाल्लाह उसने फिर BS भी उसमें किया, फिर उसमें MS भी किया, उसके बाद उसने सर्टिफिकेशन हैकिंग में किया, नाउ इज एन एथिकल हैकर इन यूरोप। अभी वो हॉलैंड में है, एंड ही इज एन एथिकल हैकर देयर, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, एंड ही इज वेरी हैप्पी विद हिज लाइफ। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में आप खुश तब हो सकते हैं जब आप वो चीज़ चूज़ करें, पिक करें जो कि आपको पसंद है, जो आप एंजॉय करते हैं करना, ठीक है। डेंटिस्ट्री में मैं डेंटिस्ट जो स्टूडेंट्स, जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि डू जस्टिस टू योर प्रोफेशन, पढ़ो, अपना दिल लगा के पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, अगर पढ़ना है, अगर करना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फील लाइक अ डॉक्टर, एंड इफ़ यू वांट टू, जिस तरह आपने अभी पूछा ना कि वो अपने आप को डॉक्टर नहीं समझते हैं, BBS को डॉक्टर समझता है, अगर आपने समझना है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं दंदान साज नहीं हूँ, ठीक है, तो देन स्टडी लाइक इट एंड लर्न लाइक इट, ठीक है।
आगे जाके कुछ पता नहीं चलता, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक आप बीडीएस में हो तो आपको कोई नहीं कुछ कह सकता। आप अपना पढ़ोगे, अपना अच्छे ग्रेड्स ले, अच्छे मार्क्स लेके आगे बढ़ोगे, अपना अच्छे नंबर लोगे तो आपका ही फायदा है, उसमें कोई आपको उससे रोक नहीं सकता। तो उनके लिए मेरा यही अच्छा सर, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग एंड शेयरिंग और गाइडिंग, इससे ये पता चल रहा है कि आपका पैशन जो है आपके प्रोफेशन के लिए कि वो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। बिकॉज मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इस चीज़ का भी यकीन है कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा पॉडकास्ट देख के। और एक लास्ट मैसेज मज़ीद ऐड कर दीजिए कि ओरल केयर के हवाले से, एक नॉर्मल ओरल केयर, डेंटल केयर क्या हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं? दो चीज़ें, एक तो ये कि आप ब्रश टाइम पे किया करें, ठीक है, ठीक है। मीठा खाना है ना खाना, वो दैट्स इररिलेवेंट, ठीक है, इन माय ओपिनियन। मतलब मीठा हर कोई खाता है, मीठे से किसी को नहीं रोक सकते, अगर रोके भी तो जाती है, ठीक है। लेकिन अपनी ब्रशिंग करें, अपनी ओरल हाइजीन ठीक रखें, रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप सो जाते हैं तो वी आर इसेंशियली डेड, ठीक है। हमारा मज़हब भी हमें यही बताता है कि आपकी रूह जो है वो परवास कर जाती है, यू डेड, ठीक है। तो आपका मुंह जो है, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आपका स्पेशली जो आपके ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सलाइवा प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं, बल्कि बंद कर देते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। आपका मुंह बिल्कुल ड्राई हो जाता है, ठीक है। और वो ड्राई होने की वजह से सलाइवा का जो फंक्शन है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो आपके खाने को लुब्रिकेट करता है या आपके मुंह को वो दांतों को भी प्रोटेक्ट करता है। आपके सलाइवा में, आपके स्पिट में बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके दांतों को प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एजेंट्स होते हैं आपके सलाइवा में जो कि आपको दांतों को इन चीज़ों से बचा के रखते हैं। तो वो बंद हो जाता है। जब सलाइवा बंद हो गया तो मुंह आपका जो है अनगार्डेड है, आपके अनगार्डेड है, ठीक है। तो आपने जो रात को खाया है वो आपके दांत के पास चिपका रहेगा और सारी रात चिपका रहेगा और वो साफ नहीं होगा। बाकी जो पूरा दिन हम बातें करते हैं, खाते पीते रहते हैं, पानी शानी पीते रहते हैं, तो हमारा मुंह साफ होता रहता है, दांत साफ होते रहते हैं। तो इसलिए रात को बहुत ज़रूरी ब्रश करना। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी जो ब्रशिंग टेक्निक है उसको सही करें। ब्रशिंग कैसे करनी है वो आप सीखें। आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है या ना मेरे पास वो चीज़ें हैं जिन पे मैं आपको बता सकूं मॉडल वगैरह की, जिस पे ब्रशिंग टेक्निक। लेकिन आप किसी डेंटिस्ट के पास जाके उनसे पूछें कि जी हम ब्रशिंग कैसे करें, ब्रशिंग टेक्निक क्या है, सही ब्रशिंग टेक्निक क्या है जो हमें करनी चाहिए। तो ये आप अगर लोगों को समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उनकी सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। हमें अपने डेंटल केयर के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने आज बहुत सारी अहम बातें जो है यूथ तक पहुंचाई हैं और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी हमारी आज की पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगेगी और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू सो मच।